अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट 2 का ये लेक्चर है जिसमें हम मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड एंड द सेकंड वन इज़ मॉडर्न मेथड्स। जो ट्रेडिशनल मेथड थे कुछ टाइम पहले वो यूज़ किए जाते थे और ज़्यादा, आजकल जो है वो मॉडर्न मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है और मॉडर्न मेथड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आइए इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से होते हैं जो हम आज की वीडियो के अंदर ये मेथड डिस्कस करेंगे। जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में रैंकिंग मेथड है, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्रेडिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स चॉइस मेथड, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ग्राफिकल स्केल मेथड, ऐसे मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न मेथड्स के अंदर MBO, BARS, असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री अप्रेजल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वन बाय वन इन मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास अवेलेबल है वो है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड कौन सा मेथड होगा कि जिसमें एम्प्लॉयज को रैंक किया जाएगा, ठीक है, कि उनको उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रैंक किया जाएगा। तो ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल को जज करने का एक मेथड। चलिए आइए इसको देखते हैं। An employee is ranked against the other in the working group in under this method. एक ग्रुप के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे उन सब की परफॉर्मेंस को रैंक किया जाएगा, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आएगा, ठीक है। अगर एक ग्रुप के अंदर 10 एम्प्लॉयज हैं तो फर्स्ट हाईएस्ट से लेके लोएस्ट की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस मेथड ये जो जिसको कह लें कि आउटडेटेड मेथड है और इतना यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें पर्सनल ट्रेट्स जो होती हैं, एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल खसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो खुल के सामने नहीं आती और उसका पता नहीं चलता उसकी परफॉर्मेंस का, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं, एक तो कंपेयर्ड विद अदर पर्सन, ठीक है। हर एम्प्लॉय जो है, ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर पर्सन। हर एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर किया जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, दूसरे की क्या है, कौन सा बेटर है। इट इज यूजफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाने वाला मेथड है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। डिसएडवांटेजेस के क्या हैं? कैन नॉट बी यूज फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूजेबल नहीं है। डू नॉट एवेलुएट द इंडिविजुअलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय की इंडिविजुअलिटी को जो है वो मेंशन नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एम्प्लॉय की पर्सनल ट्रेट्स जो होती हैं, ये किसी एक एम्प्लॉय की खुसूसियात को ये उस तरह से जो है वो वाजिया क्लियर नहीं करता जैसे होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद है इट लैग्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जो है उस पर फोकस नहीं रहता है इसका, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल से वो इस मेथड के साथ, रैंकिंग मेथड के साथ आप वो अप्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये ट्रेड्स हैं, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अनदर एक 1 पर्सन है ये द सेकंड। अच्छा, इसको आपने रैंक 5 किया है, ये रैंक 4 है, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और है, इसको रैंक 3 किया है, ये मतलब ये हाईएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट से आप लोएस्ट की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि हाईएस्ट से आप लोएस्ट की तरफ जब रैंकिंग करते हैं तो उसको जो है वो रैंकिंग मेथड कहा जाता है। सेकंड मेथड जो है ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा मेथड भी है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इसमें पेयर बनाए जाते हैं, हर एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर किया जाता है और जो सबसे, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल ट्रेड्स जो होंगी वो सबसे ज़्यादा आपको इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? अब आप देखें कि एक एम्प्लॉय है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और बी सी एंड डी, ये एम्प्लॉयज हैं आपके पास। अब ये ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे एक, और सी के साथ कंपेयर करेंगे, डी के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास कंपैरिजन आएगा 2 2 पर्सन का, ठीक है। ए टू बी, ठीक है, ये आ जाएगा ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू डी। फिर उसके बाद बी टू सी आ जाएगा और बी टू डी आ जाएगा, फिर सी टू डी आ जाएगा। तो ये आपके पास पेयर्स बन रहे हैं। जब हर एम्प्लॉय पेयर में कंपैरिजन होगा उसका, तो उसकी ट्रेड्स का आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा और परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा क्लियरली आप एवेलुएट
कर सकते हैं। ये एक मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन किया है। इसका मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपके पास 5 टीचर्स हों और उसके वाइस चांसलर ने उनको एवेलुएट करना हो, तो देखें n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है। अगर 5 टीचर्स मैंने कहा और n आपके पास क्या है 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 5 माइनस 1 ये 4 आ जाएंगे, 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितने आ गए 20 बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 10 का मतलब क्या है कि 10 पेयर्स बनेंगे, उन 5 टीचर्स के 10 पेयर्स बनेंगे जो आपस में कंपैरिजन करेंगे उनका, ठीक है, उन पेयर्स का। तो जब आप उन सब का कंपैरिजन करेंगे तो इंडिविजुअल ट्रेड्स जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सूटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल मेथड है। इंडिविजुअल ट्रेड्स आर एवेलुएटेड, जैसे मैंने बात की है कि इंडिविजुअल की जो ट्रेड्स होंगी उसको आप एवेलुएट कर सकते हैं, जो कि आपको रैंकिंग मेथड के अंदर नहीं मिलती। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टाइम कंज्यूमिंग, अच्छा इट टेक्स अ कंसिडरेबल टाइम, अब ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले जाता है, इसको कंपेयर करना और ये जो पेयर बनाना ये कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो दैट्स द रीज़न के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब आप एक एम्प्लॉय को ग्रुप के अंदर और पेयर्स के अंदर कंपेयर करते हैं हर एक के साथ, जैसे मैंने आपको टीचर्स की एग्जांपल दी, तो आप इस मेथड को एवेलुएट कर सकते हैं और एक अच्छा मेथड है ये कंपैरिजन के लिए। तो ये 2 मेथड से थर्ड मेथड हमारे पास जो है वो है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को ऑफ एम्प्लॉयज की, ठीक है। इंडिविजुअलिटी जिसमें ट्रेड को मेजर नहीं किया जाता, लेकिन उसकी रेटर जो होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करने वाला होता है, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज को जज करता है। एक ही फॉर एग्जांपल एक ही ग्रुप के लोग काम करने वाले ग्रुप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस को आप जब मेजर करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को और बता देते हैं जी एक सेम ग्रुप में काम करने वाले लोग एक्सीलेंट उसमें कितने परसेंट है, आउटस्टैंडिंग कितने परसेंट है, फेयर कितने परसेंट है, बिलो एवरेज कितने परसेंट है, मतलब उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप इस मेथड के साथ जो है वो जज कर सकते हैं। ये ग्रुप वाइज रेटिंग होती है, एक ग्रुप वर्किंग ग्रुप है उसकी आप रेटिंग करें। सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेथड सूटेबल है। इंडिविजुअल ट्रेड्स आर नॉट अप्रेज्ड, इसमें इंडिविजुअली अप्रेज नहीं किया जाता। मैंने आपको पहले बताया कि ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि ये बायसनेस खत्म हो जाती है, ठीक है, जो बायसनेस होती है वो इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस से वो खत्म हो जाती है। अब ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यहाँ पे देखें कि ये एक्सीलेंट हैं 10% एम्प्लॉयज जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस ग्रुप की। मैं एक बात करूं कि एग्जांपल दिया आपको कि वर्किंग ग्रुप है उसके अंदर काम करने वाले लोगों का एवरेज क्या है, 10% एक्सीलेंट काम है, 20% गुड है और 40% एवरेज पे है और 20% जो है वो बिलो एवरेज काम कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज है 20% की और 10% की परफॉर्मेंस जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के साथ आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, उसको अप्रेज कर सकते हैं। एंड फोर्थ मेथड इज ग्रेडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल मेथड और यूजेबल मेथड है, इजी मेथड है, इसको जो है वो कंटिन्यू करना। अब देखिए ग्रेडिंग मेथड के साथ क्या है कि आप एम्प्लॉयज की ग्रेडिंग कर देते हैं कि वो काम कितना अच्छा करता है, डिसिप्लिन कितना है उसके अंदर, उसकी क्वालिटीज कितनी है, काम कितना करता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना है। और आपने ये जो टेबल ड्रा किया है इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ वर्क, और ये यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऑफ टेबल लिखे हैं, ये पॉइंट्स ऑफ स्केल भी इनको बोलते हैं कि अनसेटिस्फैक्ट्री है, फेयर है, सेटिस्फैक्ट्री, गुड एंड आउटस्टैंडिंग। आप एम्प्लॉयज की क्वालिटीज को रेट कर सकते हैं, ठीक है, जो रेटर होगा। अब क्वालिटी ऑफ वर्क आपको लगता है कि वो सेटिस्फाई है, आप सेटिस्फाई पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वर्क, ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री, नॉलेज उसके पास, आउटस्टैंडिंग, एटीट्यूड, डिपेंडेबिलिटी एंड कोऑपरेशन। अब जब आप ये सारी रेटिंग हो जाती है किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट, तो उसकी इन सारी की सारी क्वालिटीज़ का जो एक्सपेरिमेंट या एंड पे उसके एनालिसिस किए जाते हैं
उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज की जाती है या उसकी रेटिंग डिसाइड की जाती है कि उसको प्रमोट करना है या उसको प्रमोशन नहीं करनी उसकी। तो ठीक है, तो ये एक मेथड यूज किया जाता है ग्रेडिंग, जिसके साथ एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल ट्रेड्स को आप मेजर कर सकते हैं। इंडिविजुअल ट्रेड्स को मेजर करके उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है। फिफ्थ मेथड हमारे पास जो है वो है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में एक चेकलिस्ट बना दी जाती है। ये एक आसान मेथड भी है और मैनेजर्स के लिए या जितने भी रेटर्स होते हैं परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, उनके लिए एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना उनके लिए इससे आसान भी हो जाता है। एक ईजी मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस पे आपने यस एंड नो में आंसर्स करने होंगे और आपकी जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो अप्रेज हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल, इज द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड विद द जॉब, यस और नो। ठीक है, डज ही फिनिश द जॉब एक्यूरेटली, यस और नो। जब आपने ये नंबर ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए होते हैं और यस और नो में एम्प्लॉय के अबाउट जो है वो आपको रेटर इंफॉर्मेशन देता है या जो उसको रेट करने वाले इंफॉर्मेशन देते हैं उसके अबाउट, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। एक आसान मेथड भी है। अगर इसके मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं कि इस मेथड में परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के नुकसान क्या हैं, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है इन स्टेटमेंट्स को सेटल डाउन करने में। ये जो आपने स्टेटमेंट्स बनानी है एम्प्लॉयज़ के अबाउट कि वो सेटिस्फाइड है, वो जॉब एक्यूरेटली फिनिश करता है, वो रिस्पेक्ट करता है, वो डिसिप्लिन पे पूरा उतरता है या नहीं, ये सारी के सारे क्वेश्चंस बनाने में एक तो पैसा कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूम होता है, एफर्ट लगती है वहाँ पे आपकी। ठीक है, उसके बाद इनएफिशिएंट है और ये मेथड इनएफिशिएंट भी है। किस तरह से इनएफिशिएंट है? इन केस ऑफ जॉब नंबर ऑफ जॉब कैटेगरीज, अगर नंबर ऑफ जॉब कैटेगरी ज्यादा हो या डिफरेंट लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जॉब्स के हेड पे काम कर रहे हो, डिफरेंट जो है वो इसको कह लें कि असाइनमेंट्स पे काम कर रहे हो, उनका टास्क डिफरेंट हो, उस सूरत में एम्प्लॉयज को जज करना अगर सेटिस्फाइड है या नहीं, फिनिश एक्यूरेटली करता है, रिस्पेक्ट करता है या नहीं, और अदर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो समटाइम वेरी नहीं करती इस जॉब नंबर ऑफ जॉब कैटेगरीज में। तो हम ये कहते हैं कि ये एक इनएफिशिएंट मेथड है जो वहां पे लाए नहीं करता, लेकिन ये कदरे आसान मेथड है, इससे परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद है सिक्स मेथड हमारे पास, फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड जो रेटर को ये फोर्स करता है कि उसको जो स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें उसने पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज देने होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दो तरह के व्यू जो हैं वो फोर्स चॉइस मेथड में दिए जा सकते हैं। स्टेटमेंट्स दोनों तरह की गिवन होती हैं, पॉजिटिव भी गिवन होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी गिवन होती है। सपोज करें कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि रेड एंड ग्रीन, अब आपको ये दोनों ट्रेड्स जो हैं ये किसकी हैं? ये उस एम्प्लॉय के पास हैं, ये दोनों उसकी खूबियां हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मौजूद हैं। अब इसमें रेड पे या ग्रीन पे टिक करना है। ठीक है, फोर्स चॉइस मेथड, आप बाउंड हो के आपने जो गिवन ट्रेड्स हैं उसी में से ही किसी एक पे चूज करना है, वो दोनों रेलिवेंट टू एम्प्लॉय होती हैं। तो इस मेथड से भी आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है सेवंथ, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड जब हैपनिंग हो रही होती है, डिफरेंट टाइप्स के जो केसेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, उस सूरत में एक एम्प्लॉय बिहेव किस तरह से करता है उसको नोट कर लिया जाता है जब उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए। ठीक है, तो वो मैनेजर या कोई भी वो उन केसेस को नोट करता रहता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज लिस्ट ऑफ गुड एंड बैड इवेंट्स, अच्छे और बुरे जितने भी इवेंट्स हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसकी लिस्ट बनाई जाती है। असाइन वेट्स एंड उसको फिर वेट्स या स्कोर असाइन किए जाते हैं। ठीक है, कि इसका कितना स्कोर होगा, और ये बात जो है वो रेटर को पता नहीं होती, मैनेजर्स वगैरह को पता होती है। डिसाइड गुड और बैड, फिर उसमें आपने डिसाइड करना है कि ये गुड था या बैड परफॉर्मेंस रही है इस एम्प्लॉय की। ठीक है, रेटर उसको असाइन कर देगा, स्कोर असाइन कर देगा और जो है वो परफॉर्मेंस का पता चलेगा। फोकस ऑन बिहेवियरल अदर देन पर्सनैलिटी, ये बिहेवियर पे फोकस करता है। ठीक है, इससे आप एम्प्लॉय का बिहेवियर दे सकते हैं कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उसमें उसने पॉजिटिव बिहेव किया था या नेगेटिव बिहेव किया था। ठीक है, और ये पर्सनालिटी पे फोकस नहीं करता, ये उसके बिहेवियर पे फोकस करता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि सम टाइम जो उसकी नेगेटिविटी होती है, जो उसका बिहेवियर करना होता है,
वो सही होता है कुछ अंदाज में, लेकिन जब आप उसको रेट कर रहे होते हैं तो वो गलत सूरत में देखा जाता है या गलत पॉइंट ऑफ व्यू से वो नोट किया जाता है। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का ये नुकसान है कि उसकी जो अच्छा अमल होता है या जो उसने अच्छा बिहेव किया होता है वो भी उसकी नेगेटिविटी में काउंट हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, बड़ा आसान मेथड है परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का। एम्प्लॉयज़ की किस तरह से परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल है कि जिसमें उसकी कुछ क्वालिटीज़ एम्प्लॉयज़ की लिख दी जाती हैं और उसको रेट किया जाता है पॉइंट ऑफ स्केल्स पे। ये पॉइंट ऑफ स्केल है कि वो पुअर है, एवरेज है, उसमें किस तरह उसकी बेसिस पे उसको रेट किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को। चलिए ये देखते हैं इसको। वर्क डायमेंशंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया, सपोज करके अटेंडेंस, उसका बिहेवियर, सिंसियरिटी, डिपेंडेबिलिटी, कि उसमें कितनी हद तक है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे परफॉर्मेंस लेवल है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया पुअर, फेयरली गुड, गुड एंड एक्सीलेंट, ठीक है। ये 5 पॉइंट स्केल है। अब यहाँ पे देखें कि अटेंडेंस फेयरली गुड है, बिहेवियर फेयरली गुड है, सिंसियरिटी गुड है, डिपेंडेबिलिटी एक्सीलेंट है। इस बेसिस पे जब वो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो परफॉर्मेंस है इसकी बेसिस पे जो है वो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। इट इज आल्सो नाउन एज लीनियर रेटिंग स्केल। इसको आप लीनियर रेटिंग स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 9th मेथड, दैट इज फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होता है कि एचआर डिपार्टमेंट अपने सब ऑर्डिनेट्स के, अब एचआर डिपार्टमेंट जो है वो मैनेजर से उसके सब ऑर्डिनेट्स या सुपरवाइजर उसके सब ऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस करता है, उनकी स्ट्रेंथ्स के, उनकी वीकनेसेस के, उनके बिहेवियर के, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट लेवल के, एटीट्यूड के, इसके अबाउट क्वेश्चंस करता है और उसकी बेसिस पे उसको रेट किया जाता है। तो उसको आप क्या कहते हैं, फील्ड रिव्यू मेथड कहते हैं। एचआर डिपार्टमेंट इंटरव्यूज द सुपरवाइजर टू इवैल्यूएट देयर सबऑर्डिनेट्स। क्लियर है। 10th है एसए मेथड। एसए मेथड में क्या होगा, परफॉर्मेंस किस तरह से प्रेज की जाएगी कि एक एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को एवेल्युएटर जो होगा वो एक शॉर्ट स्टोरी की सूरत में उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस के बारे में वो बता देता है। उसकी बेस पे उसको जो है वो परफॉर्मेंस को उसकी अप्रेज किया जा सकता है। उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का बेसिकली इसके अंदर बताया जाता है। द evaluator writes a short essay or story on the employee's performance पे उसकी कंप्लीट परफॉर्मेंस में उसकी स्ट्रेंथ भी उसकी वीकनेसेस भी शामिल होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर यूज की जाती है। सुपरवाइजर या जो बॉस होता है वो इसको चेक करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को रेट करता है, ठीक है, प्रमोशन के लिए और ट्रांसफर्स के लिए इसको चेक किया जाता है। और इसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एटीट्यूड को मेजर किया जाता है, इसमें उसकी स्ट्रेंथ्स को एम्प्लॉय की, इसमें उसकी वीकनेसेस को मेजर किया जाएगा, बिहेवियर को मेजर किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को जो है वो बॉस और जो सुपरवाइजर होगा वो मेजर करता है, सो दैट कि उस एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र या प्रमोशन उसकी की जा सके, ठीक है। तो ये जितने भी आज हमने 11 मेथड डिस्कस किए हैं ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के, ये ट्रेडिशनल मेथड से जिसको आज हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।